पश्चिम बंगाल में हिंसा की सियासत पर विराम नहीं लगेगा। आज ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया, इसलिए सवाल उठ रहा है। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हुई। शुभेंदु अधिकारी पिछले दिनों ही टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे। कल ही उत्तर 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिससे तनाव और बढ़ गया। कल दोपहर उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम इलाके में एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजरहाट के नारायणपुर थाने पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक जत्थे ने मध्यग्राम में भी प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के सीनियर नेता स्वप्न दास गुप्ता भी शामिल हुए। आपने देखा अमित शाह का रण। आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। आपने हुंकार देखी, प्रहार देखा। बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने बीजेपी का वार देखा तो टीएमसी का जवाब भी देखा। BJP is a cheating baj party. Bengali we will say cheating baj, but sorry, English it may be cheater. The politics of the BJP leaders is, for politics they can do anything. लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमा। बंगाल के राजनीतिक रक्त चरित्र में हिंसा के नए अध्याय लगातार लिखे जा रहे हैं। ये ताज़ी तस्वीर बंगाल युद्ध में बढ़ती तनातनी के नए सबूत हैं। 24 उत्तरी परगना के मध्यग्राम में एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला, जिसके बाद पहले से जारी सियासी रंजिश और बढ़ गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया, पुलिस की घेराबंदी की, बंगाल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। अशोक सरदार नाम के जिस शख्स का शव मिला वो कारोबारी था, बीजेपी का कैडर वर्कर भी था। बीजेपी का आक्रोश इस घटनाक्रम से फूट रहा है। विरोध प्रदर्शन में स्वप्न दास गुप्ता जैसे बड़े नेता का शामिल होना सबूत है कि बीजेपी भूलने नहीं जा रही। এই অঞ্চলে প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ জানেন, যারা রাজনৈতিক দল করেন, যে কোনো দল, তারা জানেন, যারা কোনো রাজনীতির মধ্যে নেই তারাও জানেন কে বা কারা খুন করেছে আর কে এইখানে বিজেপি করার অপরাধে এই খুনের প্রক্রিয়ার মধ্যে কার অঙ্গুলি হেলনে হয়েছে, কার নির্দেশে খুন হয়েছে। মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দাও, দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষের উপরে আক্রমণ করো, সাধারণ মানুষ যাতে আতঙ্কিত হয়ে সরে যায়, তারা যেন প্রতিবাদ না করতে পারে। আর যথেচ্ছাচারভাবে এইভাবে তোলাবাজি চলেছে। बीजेपी और टीएमसी के बीच जंग के ताजा मोर्चे खुलते जा रहे हैं। इस दायरे में महापुरुष भी हैं। अमित शाह पिछले दौरे में स्वामी विवेकानंद के दर तक पहुंचे तो टीएमसी ने भी बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। टीएमसी 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती मनाएगी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मशती मनाई जाएगी। आगामी 12 জানুয়ারি मंगलवार আমরা প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে, ব্লকে ব্লকে, জেলায় জেলায়, অঞ্চলে অঞ্চলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী পালন করবার কর্মসূচি নিয়েছি। যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে স্বামীজি স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী পালন করবার। यानी बीजेपी और टीएमसी की इस जंग में अभी कई और नए मोर्चे खुलते ही रहेंगे। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। मनोज्ञा लोहेवाल इस वक्त जुड़ गई हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। मनोज्ञा, जिस तरह की घटनाएं इस वक्त ग्राउंड पर हो रही हैं, वो जो दिखाई दे रही है एक तरफ, लेकिन उसे हाई लेवल पर भी एस्केलेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। क्या माहौल अभी वहां पर बन रहा है, और जब आप लोगों के बीच जाती हैं, वो किस तरह से इन घटनाओं को देखते हैं?
देखिए, बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से उन्हें कैमरा पर कैद करके सड़कों पर और बाकी सब जगहों तक पहुंचा देना, ये बड़ी बात है। इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं, हिंसक झड़पें हुई हैं चुनाव के मैदान में। बंगाल में रक्त चरित्र कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं और सरकार की ओर से उन्हें पहले कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, और बीजेपी जो विपक्ष में है बार बार उसे तूल देकर हर जगह तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने का प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में ये घटनाएं बढ़ेंगी, लेकिन अभी बात सिर्फ रक्त रंजिश की नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कई और बातें आ रही हैं साथ में। छोटे छोटे मुद्दे, जैसे क्या राज्य सरकार की स्कीम्स लागू हुई या केंद्र सरकार की स्कीम्स जो लागू नहीं हुई हैं, या फिर कौन तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में और बीजेपी से तृणमूल में जा रहा है। ये वो सारी बातें हैं जो अब रोज चुनावी मैदान में बड़े बड़े खंबे गाड़ रही हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आने वाले दिनों में विधानसभा में कौन सत्ता में आ पाएगा इसका फैसला होगा। ये अभी शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत में ही जिस तरह से बार बार मारपीट हो रही है, शुभेंदु अधिकारी की जो आज रैली होनी थी, एक उनके वहां पे तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों और शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों के बीच में हाथापाई हुई है पूर्वी मिदनापुर में, और इसी तरह की घटनाएं विभिन्न जिलों में भी हो रही हैं। तो ये बरकरार रहेगा आने वाले दिनों में और कई गुना ज्यादा बढ़ेगा भी। जी मनोकिया, एक बात और समझाइए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के खेमे को तोड़ने की भी कोशिश हो रही है, दूसरे पार्टी से अपनी पार्टी में बड़े नेता को या प्रभावशाली व्यक्ति को ले आओ, बड़ी बात है इसका मैसेज कार्यकर्ताओं में किस तरह से जाता है? क्योंकि जो कार्यकर्ता बीजेपी वर्सेस टीएमसी की सूरत में मैदान में आपस में लड़ रहे हैं, जब वही विरोधी खेमा एक दल में हो जाता है तो क्या वो मिलकर साथ काम कर पाएंगे? ये तो पानी और तेल का मिश्रण है। मीनाक्षी, बहुत अच्छा सवाल है, और जमीनी स्तर पर लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, खास तौर से उन लोगों को जो बीजेपी में पुराने कार्यकर्ता हैं। भले ही वो नाराजगी अपनी जता ना सके, बता ना सके, बोलने पर उन्हें शोकॉज नोटिस भी कई बार भेजा जा रहा है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई नेता तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आ रहा है तो उसे बीजेपी ने ही हरी झंडी दिखाई है। कोई भी व्यक्ति बिना बीजेपी की इजाजत के बीजेपी में शामिल नहीं हो जाएगा। जिनके खिलाफ लड़ाइयां हो रही थी, जैसे जितेंद्र तिवारी का मामला था, जो विधायक है पांडवेश्वर से, पार्टी में आवाज उठी थी, बाबुल सुप्रियो से लेकर कई लोगों ने ट्वीट किया और ये भी कहा कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि हम लड़ाई ही इनके खिलाफ कर रहे हैं। अगर राजनीति एक सिनेमा है और विलेन को ही आप हीरो बनाकर अपनी पार्टी में ले आए, जिसके खिलाफ आपके कार्यकर्ता लगातार लड़ाई कर रहे थे, तो उनका मनोबल टूटेगा, उस पर असर पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आला कमान का फैसला है, ये पार्टी का फैसला है, इसे ही सर्वोपरि मानकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को रहना पड़ेगा और आगे काम भी करना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस में लेकिन तोड़फोड़ अभी भी जारी है। सौमित्र खान जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी सुजाता ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर फिर एक बार ये साफ कर दिया कि पति पत्नी और पार्टी कोई भी अनभिज्ञ नहीं है और कोई भी समय अलग नहीं है जब बात राजनीति की होती है। बिल्कुल, राजनीति की जब बात होती है तो कैसे जमीन पर मोहरे चाल बदल देते हैं, ये तो दिखाई दे रहा है बंगाल की धरती पर। और अभी तो चुनाव में 4 से 5 महीने का समय बाकी है, और उससे पहले जिस तरह की बिसात बिछ रही है, लगातार वो सुर्खियां भी बटोर रही है। मनोकिया, एक बात यहां पर और समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बीते दिनों एक ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि इसे आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि अगर बीजेपी ने दहाई का आंकड़ा छू लिया तो वो ट्विटर छोड़ देंगे। जिस तरह के स्ट्रैटेजिस्ट हैं प्रशांत किशोर, इससे पहले कभी उन्होंने इस तरह का डायरेक्ट अटैक किसी दल के ऊपर जिसके खिलाफ वो स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं नहीं किया है। क्या वजह पड़ गई जो उन्हें ऐसा करना पड़ा? और जमीन पर जो वो तैयारियां कर रहे हैं, खुद उनको तृणमूल के भीतर समर्थन नहीं मिल रहा है। यही कारण है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने अब इस चुनौती को खुले मैदान में रख दिया है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, न सिर्फ प्रशांत किशोर के लिए बल्कि तृणमूल कांग्रेस के लिए। दोनों ये जानते हैं कि अगर इसमें हार गए तो हो सकता है आने वाले दिनों में पूरे के पूरे करियर का और पार्टी के ठप होने के पूरे आसार होंगे। यही वजह है कि दोनों जानते हैं ये जितनी लंबी लड़ाई है उतनी बड़ी लड़ाई है, भले ही अंतिम लड़ाई ना हो। पार्टी ये जानती है कि ममता बनर्जी के राज में और ममता बनर्जी की अगुवाई में उनके लिए जीतना संभव है, और सिर्फ ममता बनर्जी के वजह से ही जीतना संभव होगा। लेकिन प्रशांत किशोर और पार्टी के साथ उनकी जुगलबंदी किस तरह से बैठेगी? अभी तक जितनी आवाजें आई हैं उनमें प्रशांत किशोर के खिलाफ ही आवाज उठाकर लोगों ने तृणमूल से बीजेपी में शिरकत की है। ये संख्या आगे दिनों में बढ़ सकती है या घट सकती है, इस पर रोकथाम लगाना पूरी तरह से पार्टी और पीके के हाथ में है। लेकिन प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि ये लड़ाई बड़ी है और उनके लिए जीतना उतना ही जरूरी। शुक्रिया मनोज जी आपका इस जानकारी के लिए। तो दाव पर बहुत कुछ लगा है, स्टेक्स हाई हैं,
जो अंग्रेजी में अक्सर कहा भी जाता है, क्योंकि यहाँ का सवाल इस वक्त ममता बनर्जी और सीधे सीधे बीजेपी के बीच में दिखाई देता है। होगा क्या, इसके लिए करना पड़ेगा इंतजार। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन फौरन लौटेंगे हम और अपडेट्स के साथ। पर ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर जिस बात का जिक्र अभी मनोज्ञा कर रही थी, पुराना इतिहास है इसका। शायद ही कोई दिन बीता हो जब किसी सियासी कार्यकर्ता पर हमले की खबर ना आई हो, लेकिन पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले से यह मामला सुर्खियों में आ गया। कार के टूटे हुए शीशे, कार की सीटों पर पड़ी हुई ईंटें, शहर शहर प्रदर्शन करते बीजेपी के कार्यकर्ता। महज 12 दिन पुरानी है ये तस्वीर, जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर डायमंड हार्बर में पत्थर फेंके गए थे और बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। नड्डा के काफिले पर हमले से ऐसा हंगामा बरपा कि राज्यपाल को आकर कहना पड़ा कि ममता सरकार अपने दायित्वों से न भटके। अपनी शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रिएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। न जाने क्या ही घुला है बंगाल की सियासी हवाओं में कि चुनाव आते ही बंगाल की धरती खून खराबे से सन जाती है। तुम एक मारोगे तो हम चार मारेंगे वाली सियासत शुरू हो जाती है। কালো কালি লাগিয়েছে এটা সামান্য উদাহরণ একটা। 16 সিনেমার ডায়লগ শুনেছেন তো, এক মারোগে তো हम चार मारेंगे। বিজেপি চাইলে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতাদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিতে পারে, কেউ বেরোতে পারবে না, সব এখানে ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে থাকবে। Actually there is a proverb in Hindi, जैसी करनी ऐसी भरनी। People and BJP workers are very much angry with these persons. एक मारोगे तो चार मारेंगे, यही है पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर। आइए आपको बंगाल में हुई कुछ सियासी हत्याओं हैं, यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे आप। 16 जुलाई को नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता बापी घोष की हत्या की गई। 6 अगस्त को टीएमसी कार्यकर्ता इसराइल खान को बम से उड़ा दिया गया। 15 अगस्त को हुगली में हुई हिंसक झड़प में बीजेपी कार्यकर्ता सुदर्शन की हत्या हुई। 6 सितंबर को रॉबिन पॉल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की बर्दवान में हत्या हुई। 17 सितंबर को गणेश सरकार के टीएमसी कार्यकर्ता की कूच बिहार में हत्या हुई। 17 सितंबर को ही शेख नसीम नाम के टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई। 19 सितंबर को दीपक मंडल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की बम धमाके में मौत हुई। 4 अक्टूबर को बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की उत्तर 24 परगना में हत्या हुई। 1 नवंबर को बिजॉय नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। 7 दिसंबर को सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। 9 दिसंबर को बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला। लगातार हो रही हत्याओं का ही परिणाम है कि बीजेपी इसे लगातार बड़ा मुद्दा बना रही है। टोलबाजी करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, परिवारवाद चलाने में नंबर 1 है, हिंसा करने में नंबर 1 है, बम धमाकों में नंबर 1 है, कार्यकर्ताओं की हत्या कराने में नंबर 1 है। जो बंगाल कभी नंबर 1 पर दिखाई पड़ता था, आज कहीं पर भी 20 के ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। बंगाल दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इशारों में बंगाल में हो रही राजनीतिक हत्याओं को लेकर ममता पर निशाना साध चुके हैं। मगर ऐसा ही आरोप ममता बनर्जी बीजेपी पर भी लगा रही हैं। वो लगातार कह रही हैं कि किसी भी सूरत में वो बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगी। तो क्या सड़कों पर हिंसा और प्रेस के जरिए जुबानी जंग में ही चलती रहेगी बंगाल की सियासत? आज तक ब्यूरो। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे और अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।